हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर आज हमारा सूरज निपट जाता है तो धरती 7 दिन के अंदर बर्फ का गोला बन जाएगी, और अगर सूरज रेड जाइंट बन गया तो धरती तंदूर बन जाएगी। अब एलोन मस्क जैसे स्पेस के खूंखार खिलाड़ियों की खोपड़ी मंगल पर हमारी झोपड़ी डलवाने के सपने दिखा रही है, लेकिन भाई साहब मंगल पर एक छोटी सी झोपड़ी लेने में अरबों डॉलर के खर्चे के पर्चे भर जाएंगे। अब इतने पैसे मेरे पास तो है ना, और मुझे लगता है कि आपके पास भी नहीं होंगे। तो क्या ये अमीर लोग हमें मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अब अपने आप को बचाने के लिए हमें मंगल ग्रह पर जाने की जरूरत नहीं है, हम धरती पर रहकर भी अपने आप को बचा सकते हैं। अब ये होगा कैसे वो बाद में बताऊंगा, पहले जरा ये समझो कि हमारे सामने कौन सी मुसीबत खड़ी है। देखो भैया, सूरज हर 11 साल में अपना मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करता है, और इसी दौरान सूरज के अंदर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे निकलते हैं सोलर फ्लेयर और CME यानी कोरोना मास इजेक्शन यानी हाई चार्ज पार्टिकल्स। उदाहरण के लिए यूवी रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। अब वैसे तो धरती का मैग्नेटोस्फीयर इन्हें झेल जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा ताकतवर हुई तो ये मैग्नेटोस्फीयर को पार करके धरती के अपर एटमॉस्फेयर को तोड़ देंगी, और जैसे ही अपर एटमॉस्फेयर टूटेगा तो सोलर विंड की वजह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर धीरे धीरे स्पेस में रिसना शुरू कर देगी। अब भैया, धरती को उसका मैग्नेटोस्फीयर उसके मोल्टन कोर के घूमने की वजह से मिलता है, और मैग्नेटिक पोल रिवर्सल के टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होती है। बस इसी समय पर सूरज को सही टाइमिंग के साथ शॉट खेलना है और धरती पर जीवन निपट जाएगा। अब देखो, आप ये सोच रहे हो कि भैया ये तो एक तुक्का टाइप का हो गया जिसके लगने की संभावना बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। मंगल वासियों ने भी कभी न कभी यही सोचा होगा, और मंगल पर जो जीवन समाप्त हुआ है वो भी इसी तरह के तुक्के के सही होने के कारण ही हुआ है। अब अगर ये तुक्का मंगल के केस में सही साबित हो सकता है तो धरती के केस में क्यों नहीं? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नासा के द्वारा किया गया मेवन मिशन से ये डाटा निकलकर सामने आया है, जिसने इस बात को साबित किया है। तो जी, अब हवा नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, पेड़ पौधे और जानवर नहीं रहेंगे, और ये काम कब और कैसे अचानक हो जाए इसे कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई नहीं बता सकता। मतलब हमारी जिंदगी भी तुक्के पर ही चल रही है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम सूरज की गर्मी से बच सकते हैं, स्पेस की ठंड से बच सकते हैं, और न्यूक्लियर हमले से भी बच सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर मरने से बच सकते हैं कुछ समय के लिए, और वो है अंडरग्राउंड कोलोनाइजेशन। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि अगर आप इंडिया से हैं, भारत से हैं, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि पूरी धरती पर कुछ ही जगह ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड कोलोनाइजेशन के लिए परफेक्ट हैं, और उनमें से एक जगह भारत में है। अब ये जगह कहां पर है, क्यों सेफ है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब देखो, इससे पहले कि सूरज का मूड बदले हमें दो काम करने हैं। एक तो बिना सूरज के जीना सीखना है, और दूसरा अंडरग्राउंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाना है। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो, धरती की कोर का तापमान लगभग सूरज की सतह के बराबर है। अब धरती की ऊपर की जो सतह है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है, यानी धरती 100 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर के रेट से अपनी हीट को खोती है। ये बहुत कम है। अब इस बात का मतलब ये भी निकलता है कि धरती की कोर लगभग सूरज की उम्र से दुगने समय तक गर्म रहेगी। अब धरती की इस कोर की गर्मी को हम सूरज की जगह पर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पर एक समस्या है। 2022 में की गई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि धरती की कोर बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हो रही है, लेकिन इससे पहले की गई रिसर्च में ये कहा था कि धरती की कोर अभी लगभग 950 करोड़ साल चलेगी, मतलब इतने समय तक गर्म रहेगी, जो कि सूरज की उम्र से लगभग दुगना है। अब हमारे जिंदा रहने के लिए एक बार को सूरज रहे ना रहे, लेकिन धरती की कोर का गर्म रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गर्म रहेगी तो हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर रहेगा, और अगर हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर रहेगा तो हम स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से हमेशा बचे रहेंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि धरती भी तो सूरज के आसपास ही बनी थी, तो इसकी कोर आज तक ठंडी क्यों नहीं हो पाई, जबकि मंगल ग्रह की कोर ठंडी हो गई? तो देखो, धरती की बाहरी सतह हमारी कोर को इस तरीके से इंसुलेट कर रही है जैसे एक थर्मस उसके अंदर रखे हुए गर्म पानी को करता है, और वो जल्दी ठंडा नहीं होता। इसके अलावा दूसरा कारण है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मौजूदगी। हमारी धरती की कोर में मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगातार डिके हो रहे हैं, और यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो धरती की कोर के तापमान में ऐड हो जाती है। इसके अलावा जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, उससे जो फ्रिक्शन होता है, वहां से जो गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी भी धरती के कोर के तापमान को बनाने में मदद कर रही है। यानी कि हमारी धरती की कोर एक सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन है जो अपने आप चल रहा है। और कुल मिलाकर वैज्ञानिकों का एक रफ आइडिया है कि अगले 900 करोड़ साल तक ये स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रहेगी। तो अब आपको चीजों का मोटा मोटा आइडिया लग गया है। अब धरती के नीचे जरा प्लॉटिंग करते हैं, खाने पीने, रहने सहने, बिजली, पानी, हवा, इन सारी चीजों की व्यवस्था बनाते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या धरती के नीचे ऐसी कोई जगह है जहां पर ये सारे काम हम कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल है। इन्हें कहा जाता है जियोथर्मल स्टेबिलिटी जोन्स। देखो भाई साहब, धरती के 10-15 किलोमीटर नीचे एक ऐसा लेयर होता है जहां पर टेम्परेचर लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और चट्टाने मोल्टन नहीं बल्कि सॉलिड रूप में मिलती हैं। वहां ज्यादा हलचल भी नहीं होती, यानी कि भूकंप आने की संभावना भी बहुत कम रहती है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि हमें धरती के इतने नीचे जाना ही क्यों है? ये काम तो हम 100-125 मीटर नीचे जाके भी कर सकते हैं। मतलब सूरज का हार्मफुल रेडिएशन तो लगभग 10 मीटर की धरती की ऊपरी परत ही ब्लॉक कर लेगी, तो इतना नीचे
नीचे जाने की जरूरत क्या है? वेल, इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। अभी फिलहाल चीजों को सीक्वेंस में रखते हैं। अब जरा इस बात पर आते हैं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये हमें बताई किसने है, पता कहां से लगी है? तो जी, ये जानकारी हमें दी है डॉक्टर डेविड गुबरमैन ने। अब ये कौन है? ये वही इंसान है जिन्होंने दुनिया का सबसे गहरा बोरवेल किया था, यानी कि कोला सुपर डीप बोरहोल, जो लगभग 12-12.5 किलोमीटर के आसपास है। इनकी ही रिसर्च से हमें यह बात पता लगी है कि धरती के 10-12 किलोमीटर के नीचे इस तरह की स्टेबिलिटी जोन्स हैं, और इनकी खोज के बाद नासा ने MIT के साथ मिलकर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। अब धरती के इतने नीचे लगभग स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि औसतन हर 1 किलोमीटर धरती के नीचे जाने पर 25 से 30 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। तो वहां पर हमें क्या तापमान मिलेगा, इस चीज को हम यहीं पर बैठकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा धरती के नीचे हम जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग करके अपने लिए ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। मतलब हीटर, कूलर, पंखे सब चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, हमें नीचे के वातावरण के बारे में पता लग गया, सारी स्थिति और परिस्थिति हमारे सामने क्लियर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम इतने नीचे जाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तक तो हमने ये काम किया ना है। आइए अब जरा इस समस्या को सुलझाते हैं। देखो, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि नॉर्मल ड्रिलिंग 5-6 किलोमीटर की गहराई पर हीट और प्रेशर की वजह से फेल हो जाती है। या तो ड्रिल बिट टूट जाएंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे। अब इस समस्या का सॉल्यूशन है प्लाज्मा ड्रिलिंग, जो कि ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। ये पत्थर को बिना टच किए उसे पिघलाकर रास्ता बना सकती है। इसके अलावा MIT ने एक लेजर ड्रिल बनाया है, वो भी लगभग इसी तरीके से काम करता है और नॉर्मल ड्रिलिंग प्रोसेस से 15 गुना तेज है। और इसके ऊपर MIT ने एक पेपर भी पब्लिश किया है। इसके अलावा हम नासा के RAS का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रोबोटिक ऑटोनोमस स्वार्म, यानी कि छोटे छोटे बोट्स एक साथ मिलकर जैसे चींटियां जमीन के अंदर अपनी कॉलोनी बनाती हैं, ये बोट्स हमारे लिए, हमारे रहने के लिए कॉलोनी बनाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि घर बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल कहां से आएगा? तो इसका सबसे पहला उपाय है कि जमीन के नीचे मिलने वाले पत्थरों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। या तो उन्हें मेल्ट करके इस्तेमाल करेंगे या फिर उन्हें कट करके आपस में चिपकाने की कोशिश करेंगे, जैसी प्लानिंग हमने मून पर अपना बेस बनाने के लिए की है। इसके बाद सरफेस से लाइट मॉड्यूल बनाकर, यानी कि हल्के छोटे छोटे रहने लायक घर बनाकर उन्हें जमीन के नीचे भेजा जाएगा, जिन्हें हम अपने सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर इन्फ्लेट करके रहने लायक वातावरण बना लेंगे। मतलब कुल मिलाकर जैसा आपने मार्शियन मूवी में एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें वो मार्शियन आदमी फंस गया था, आप एक ऐसा ही स्ट्रक्चर मान लो कि उसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हम बना लेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज और रिसर्चर्स ने ये सारी समस्याएं लगभग पहले ही सुलझा रखी हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस इधर उधर से चीजों को इकट्ठा करके जमीन के नीचे ले जाना है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई साहब, जमीन के नीचे जाने की तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट किसी ने किया भी है? तो हाँ, बिल्कुल किया है। आपकी ड्यून लैब, न्यूट्रिनो लैब, ये जमीन के 1.5 किलोमीटर नीचे बनाई गई है। और USA का EMP शील्ड मिलिट्री बेस जो है वो धरती के 600 मीटर नीचे बनाया गया है। मतलब पूरा का पूरा मिलिट्री बेस बसा रखा है। तो जमीन के नीचे सर्वाइवल की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो जी, जीजस की जनता के रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अगर इस घर में से हम हीट को ना निकालें तो नीचे जो 200 से 300 डिग्री का तापमान है वो इस कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों को तंदूर की तरह भून देगा। लेकिन आप जरा ये सोचो कि जब धरती के नीचे हमने सर्न लैब बनाई होगी तो ये समस्या तो वहां भी आई होगी। उन लोगों ने इस समस्या को कैसे दूर किया होगा? देखो जी, सर्न लैब्स की टनल्स में जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर वाला हिस्सा है उसे -273 डिग्री का तापमान चाहिए। मतलब मैं केल्विन में बात कर रहा हूं। अब सवाल आता है क्यों चाहिए? तो देखो, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक दूसरे पर देकर मारते हैं। अब वो अपने निशाने पर टकरा जाएं, मिस ना हो, इसके लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से उस पार्टिकल को गाइड किया जाता है। और इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को चलाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। और इन्हें ठंडा रखने के लिए हमें चाहिए लिक्विड हीलियम। और ये लिक्विड हीलियम मिलेगी हमें -270 से -273 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर। सर्न के अंदर लगभग 12,000 लीटर पर डे के हिसाब से लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर्न के अंदर ये जो लिक्विड हीलियम है, जब ये मैग्नेट्स को ठंडा करेगी तो जाहिर सी बात है उनसे गर्मी लेगी। अब ये गर्मी जब लिक्विड हीलियम एब्जॉर्ब कर लेगा तो दोबारा इस्तेमाल होने के लिए इसको भी तो किसी न किसी को हीट देनी पड़ेगी। तो ये अपनी हीट किसको देता है? तो जी, सर्न के अंदर एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम लगाया गया है। मतलब ये गर्म हीलियम अपनी हीट को पानी को ट्रांसफर कर देगी। अब ये पानी इंसुलेटेड पाइप के जरिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू पास के शहर में भेजा जाता है, जहां पर ये स्कूल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और सरकारी ऑफिसेज में गर्म पानी से चलने वाले रेडिएटर और अंडर फ्लोर हीटिंग को चलाने में काम आता है। यानी कि सर्दी के मौसम में हीटिंग के लिए अलग से एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे 1000 मेगावाट पर ईयर एनर्जी की बचत होती है। और इसके अलावा सर्न के अंदर 8 क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर भी लगे हैं, यानी कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम, जहां पर इस लिक्विड हीलियम को वापस ठंडा करके दोबारा पाइप के थ्रू सर्कुलेट कराया जाता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी जानकारी हमारे किस काम की? देखो, सबसे पहले तो हम अपने अंडरग्राउंड घरों की दीवारों में पाइप डालेंगे। उसके बाद उन पाइप के अंदर पानी या
सिंथेटिक लिक्विड घुमाएंगे। अब ये लिक्विड दीवार से हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये स्टीम में बदलेगा और इस स्टीम से हम टरबाइन घुमाएंगे जो जनरेटर चलाएगी, जो बिजली बनाएगा। और ये बिजली एयर कंडीशनर यानी कि क्रायोजेनिक सिस्टम को चलाने में इस्तेमाल होगी, जिससे अंदर का माहौल ठंडा बना रहेगा और ये पानी वापस घूमकर इसी तरह से चलता रहेगा। और इसको चलाने के लिए जो हीट चाहिए वो हमें धरती की कोर से मिलती रहेगी, यानी कि ये फुली ऑटोनोमस सिस्टम की तरह काम करेगा, मतलब कभी ना रुकने और थकने वाला एक अपने आप चलने वाला सिस्टम। अब ये सारे काम तो हमने कर लिए, जरा हवा पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। देखो धरती के नीचे हमें ऑक्सीजन तो ना मिलने वाली, लेकिन आप जरा ये सोचो कि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हम पिछले 20 साल से लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो धरती के नीचे क्यों नहीं कर सकते। अब तो होंडा ने छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर भी बना लिया है, जो कि एक साथ 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए लगातार ऑक्सीजन बना सकता है। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हम सबमरीन के अंदर भी ऑक्सीजन बना लेते हैं, पानी से बना लेते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब यह है कि हमें पानी की व्यवस्था करनी है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। अब देखो पानी के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो इजराइल की एक कंपनी ने हवा से पानी बनाने के लिए वाटर जेन बनाया है, जो कि 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी का इस्तेमाल करके लगभग 1 लीटर पानी बना देता है, और जिसका इस्तेमाल उनकी आर्मी, मतलब जहां पर पानी नहीं है या फिर पानी पीने लायक नहीं है, वहां पर करती है। इसके अलावा जमीन के अंदर एक्वाफर्स भी होते हैं, मतलब जमीन के इतने नीचे पानी के छुपे हुए पॉकेट्स भी होते हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये पॉकेट्स आपको राजस्थान, गुजरात और लद्दाख में भी मिल जाएंगे, क्योंकि यूएसजीएस की रिसर्च में ये बात पता लगी है कि धरती के 10-15 किलोमीटर नीचे इस तरह के एक्वाफर्स मौजूद हैं। मतलब पानी की व्यवस्था है, बस उस पानी को निकालना है, और धरती से चीजें निकालने में तो हम एक्सपर्ट हैं, पानी भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद समस्या आती है कि अगर मान लें कि कुछ गड़बड़ हो जाए और टेक्टोनिक प्लेट मूव करने लगे, तो धरती के अंदर हमारे जो घर हैं वहां हमें बचाएगा कौन, क्योंकि अगर भूकंप आया तो हम नीचे दब के ही मर जाएंगे। तो इस काम के लिए हम एक्टिव स्ट्रेस सेंसर्स लगाएंगे, मतलब अगर चट्टान में जरा सा भी प्रेशर डिटेक्ट हुआ या वाइब्रेशन महसूस हुए तो ये सेंसर्स तुरंत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इनिशिएट करने के लिए मैसेज भेज देंगे, और ये आपको स्विट्जरलैंड के गोथार्ड बेस टनल के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम ऐसी जगह पर घर बनाए ही ना जहां पर इस तरह के भूकंप आने की संभावना हो, और ऐसी जगहों को कहा जाता है क्रेटॉन्स। उदाहरण के लिए कैनेडियन शील्ड, इंडियन पेनिसुलर शील्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रेटॉन। इन जगहों पर पत्थरों की मोटी परत होती है जिनकी टेक्टोनिक मूवमेंट लगभग 0 है, क्योंकि ये पिछले 350 करोड़ सालों से अपनी जगह से हिले नहीं है, और ये धरती पर जमीन के नीचे घर बनाने के लिए या कॉलोनी बसाने के लिए सबसे सेफ जगह माने जाती है। अब भारत में ये क्रेटॉन कर्नाटका और तेलंगाना इसकी धरती के नीचे है, मतलब हमारे पास अपने लोगों को सुरक्षित अंडरग्राउंड टनल या फिर कॉलोनी में रखने के लिए जगह तो है, लेकिन बाकी देश इतने किस्मत वाले नहीं है, क्योंकि धरती पर ऐसी जगह बहुत कम है। लेकिन फिर भी मान लो कि जो देश ऐसी जगह ना ढूंढ पाए और अंडरग्राउंड कॉलोनी बना लें और वो फंस जाएं, तो उस समय वो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो ऐसी स्थिति में उनको ऑटो सीलिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर सबमरीन के अंदर एक ऐसे चेंबर्स बनाए जाते हैं जो अपने आप ऑटो सील हो जाते हैं, जिनके अंदर खाने पीने रहने की कुछ दिन की व्यवस्था रहती है, ताकि जब तक मदद ना आए वो सुरक्षित रह सके। ऐसी चीजों का हमें निर्माण करना पड़ेगा। इसके अलावा एआई पावर्ड रेस्क्यू सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, जो रॉक फ्रैक्चर को मैप करेंगे, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करेंगे, और रॉक प्रेशर स्टेबल हुआ कि नहीं ये बताएंगे। इसके बाद एडवांस 3D इमेजिंग यानी कि लाइडार या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उनका पता लगाया जाएगा, और रेस्क्यू शाफ्ट्स की मदद से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रेस्क्यू शाफ्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे मानो कि जैसे चूहा बिल बनाता है, तो वो बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता नहीं रखता बल्कि कई रास्ते बनाता है। आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के वर्टिकल रेस्क्यू शाफ्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे जमीन के नीचे फंसे हुए लोग इन्हीं रेस्क्यू शाफ्ट्स की मदद से बचाए भी गए हैं। आप चिली में हुई सन 2010 की घटना ही ले लो, यहाँ पर 33 लोग जमीन के 700 मीटर नीचे फंस गए थे, और उन्हें 69 दिन की मशक्कत के बाद इसी रेस्क्यू शाफ्ट की मदद से बाहर निकाला गया था। तो जिस समय हम धरती के नीचे अपना रैन बसेरा बसाएंगे, उसी समय हमें अपने बचने के लिए रेस्क्यू शाफ्ट्स भी बनाने होंगे, और अगर एक बार ये बन गए तो अगर नीचे भूकंप भी आएगा तो भी हमारे बचने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अब जरा खाने पीने की बात कर लेते हैं कि नीचे हम क्या खा पी सकते हैं। तो देखो भैया, आपको जमीन के नीचे रेस्टोरेंट के मजे तो ना मिलने वाले, लेकिन आपको हरी भरी सब्जियां मिल जाएंगी। इसके लिए हम वर्टिकल फार्म बनाएंगे, जिसमें एरोफोनिक और हाइड्रोफोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जियां उगाई जाएंगी, मतलब बिना जमीन की खेती होगी, और एलईडी लाइट्स की मदद से हम सूरज की कमी को दूर कर देंगे, मतलब बिना सूरज और मिट्टी के खेती करना पूरी तरह से संभव है। अब इस तरह की खेती करने में यह फायदा है कि इसमें पानी खपत बहुत कम है, और साग सब्जियां लगभग दुगनी तेजी से ग्रो करती हैं, और जमीन से आने वाली बीमारियों की समस्या भी नहीं है, और बस सब्जियां खाओ और मजे करो। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट के लिए आप मशरूम यानी कि फंगल प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी हम जमीन के नीचे उगा लेंगे। अब देखो, अगर धरती के ऊपर रहने
लायक वातावरण नहीं बचता है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें हमें बचाना चाहिए। जिसके लिए जीन बैंक, जहां पर अलग अलग पौधों के बीज और उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि कभी अगर ऊपर के हालात सुधरें और वापस जाकर हम वहां पर रह सकें, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धरती को पहले जैसा बना सकें। अब बात करते हैं उस चीज की कि मैंने आपसे ये क्यों कहा था कि हमें धरती के 10-12 किलोमीटर नीचे जाना चाहिए, जबकि ये काम तो हम 10-20 मीटर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब सूरज के रेडिएशन से 10-20 मीटर नीचे हम पूरी तरह से सेफ हैं। फिर इतना नीचे जाने की जरूरत क्या है? देखो भैया, हमारा सूरज अधेड़ उम्र का तारा है, जिसका मास धीरे धीरे जलकर ऊर्जा में बदल रहा है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये रेड जाइंट बनेगा, तब इसके द्वारा पैदा की गई गर्मी हमें 10 मीटर नीचे नहीं बचा पाएगी, लेकिन क्या 10-15 किलोमीटर नीचे बचा पाएगी? वेल, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चांस बनता है, और वो ये कि जब सूरज अपना मास खोएगा तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रेविटी भी कम होगी, क्योंकि स्पेस में जितना बड़ा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। तो जब सूरज की ग्रेविटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि धरती जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसका जो ऑर्बिट है वो भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि धरती सूरज से थोड़ी दूर जाएगी। और अगर उस समय हमारे पास प्लेनेटरी थ्रस्टर्स हुए तो हम अपनी धरती को मरते हुए सूरज से बचाकर मतलब स्पेस में दूर ले जा पाएंगे। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो धरती का स्पेसशिप बना दिया। भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर लियोनार्ड शकाडोव ने 1987 में पूरे के पूरे सूरज को उसकी जगह से हिलाने का प्लान बना दिया था, जिसे आज के समय हम शकाडोव थ्रस्टर्स के नाम से जानते हैं। मैं तो बस धरती को धकेलने की बात कर रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए इम्पॉसिबल है। देखो, आप मानो ना मानो, लेकिन ये बात तो सच है, एक दिन हमारी धरती रहने लायक नहीं बचेगी, और अगर मनुष्यों को जिंदा रहना है तो उन्हें इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज बनना ही पड़ेगा, जिसका रास्ता विज्ञान से होकर गुजरता है। और विज्ञान के विकास के लिए हमें नए नए ब्रिलियंट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहिए, जो कचरा एजुकेशन सिस्टम और सोशल मीडिया पर कंजरपंती करके तो हमें ना मिलने वाले। तो कैसे मिलेंगे? अब देखिए, ये तो जब ही संभव है अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाए। अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है तो हमारे पास ब्रिलियंट माइंड्स की कोई कमी नहीं होगी। अब यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं टाइम टाइम पर आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्टेम सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो सके। क्योंकि इस वीडियो में जो भी कुछ दिखाया गया है वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़े बिना संभव नहीं है। मैं तो मेरा काम करता रहूंगा, चाहे कोई करे या ना करे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।